हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज के इस लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं कणों के निकाय की गति और दृढ़पिंड, है ना। ये आपका है यूनिट नंबर 5। इसको हम स्टार्ट करेंगे इस पे, ठीक है। तो भाई अभी तक हमने इतने सारे वस्तुओं की गतियों के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये अलग से एक टॉपिक आ गया हमारे पास में, कणों के निकाय की गति और दृढ़पिंड। अब ये क्या है भाई, इसके बारे में हम क्या समझे और क्या पढ़े। तो देखिए बच्चों, हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर हमको इसके बारे में पढ़ना क्यों पड़ रहा है, ठीक है। तो समझिएगा बच्चों, अभी तक आपने जितनी भी चीजें देखी हुई हैं, गति के नियम में देखा हुआ है आपने, चाल, वेग, त्वरण वगैरह जितनी भी चीजें निकाली, गति के नियम पढ़े सारे के सारे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति देखा आपने, वो सारे के सारे आपने एक बिंदु वस्तु के लिए देखा हुआ है। किसके लिए देखा हुआ है बच्चों? बिंदु वस्तु के लिए। जब आप इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे अपने फिजिक्स का, आपका जो मेन पोर्शन जब चालू हो रहा था, तो आपने पहले ही वहां पर देखा था, सबसे पहली परिभाषा आपके पास में आई थी बिंदु वस्तु वाली, है ना। बिंदु वस्तु किसे कहते हैं बच्चों? तो आपने वहां पर पढ़ा हुआ था कि जब कोई वस्तु के द्वारा चली गई दूरी अत्यंत अधिक हो, मतलब अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक दूरी तय करे, तब उस वस्तु के आकार को नगण्य मान लिया जाता था या एक बिंदु के आकार का समझा जाता था। इसलिए हम उसको क्या कहते थे? बिंदु वस्तु कहते थे। और जितने भी आपने गति के नियम पढ़े, न्यूटन के गति के नियम पढ़े, वो सारे के सारे उस बिंदु वस्तुओं के लिए मान्य है, एप्लीकेबल हैं, ठीक है। लेकिन तब क्या हो, जब हम कोई ऐसी वस्तु को गति कराएं और उसकी जो गति हो वो बहुत थोड़ी दूर के लिए हो, है ना, थोड़ी दूर तक वस्तु जाए और जाकर के रुक जाए। अब उसकी जो गति है, थोड़ी दूर के लिए वस्तु की गति है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई लकड़ी उठाई या कोई मान के चलिए एक टेबल ही मैंने उठाया या एक कुर्सी उठाई और कुर्सी उठा करके मैंने हवा पे फेंकी, है ना। अब भाई मैं कोई बलशाली खली तो हूं नहीं मैं कि भाई कुर्सी यहां से उठाया तो मैंने फेंकूंगा तो 1 किलोमीटर दूर जाएगा, थोड़ी सी दूर जाएगा और जाकर के गिर जाएगा। अब कुर्सी का आकार बड़ा और कुर्सी दूर कितने दूर गई? 5 फीट गई जाएगी, हो सकता है 6 फीट चली जाए, है ना, थोड़ा बॉडी बिल्डर वाला शेप में आ जाऊंगा तो बच्चों अब यहां पर आप देख रहे हैं कि वस्तु जो है आपका बड़ा है और उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या है? आपकी कम है। तो इस समय पर आप उस फेंकी गई वस्तु को या जो गति हमारी वस्तु कर रही है उसको आप बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जब आप उसे बिंदु वस्तु नहीं मान सकते तो उसकी गति के अलग अलग सूत्रों को, या हम कहें उसकी गति का मापन करने के लिए हम पुराने वाले सूत्रों में, पुराने वाले तरीकों से नहीं चलेंगे। फिर हमको एक नई चीजें देखनी पड़ेगी, नए सूत्र हमको समझने पड़ेंगे। और इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? यहां कणों के निकाय की गति और दृढ़ पिंड की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। दृढ़ पिंड का मतलब क्या होता है? दृढ़ पिंड ही ठोस है ना। कोई भी ऐसी वस्तु आपके आसपास में जो चीजें दिख रही हो, जैसे ये मार्कर देखिए, है ना। अब इस मार्कर पे मैं बल लगाऊं, मैं बल लगा रहा हूं, भाई कोई और बल लगाए अलग बात है, मैं बल लगा रहा हूं तो मैं इसके आकार में परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूं, ना तो मैं इसको खींच पा रहा हूं, ना मैं इसको दबा पा रहा हूं, ठीक है। एक सॉलिड चीज है, ठोस चीज है ये, ठीक है। तो इस ठोस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? दृढ़ पिंड कहते हैं। क्लियर है बात इतनी? अब ये जो मार्कर है बच्चों, या कोई भी वस्तु जो गति कर रही है, जो थोड़ी दूर की गति कर रही है, जिसका विस्थापन कम है, चली गई दूरी कम है जिसकी, है ना, उसके आकार के मुकाबले। अब ये वस्तु बच्चों कई सारे कणों से मिलकर के बनी होती है। किन से मिलकर के बनी होती है? कई सारे कणों से मिलकर के बनी होती है। तो जब ये वस्तु गति करती है तो ये जितने कणों से मिलकर के बना हुआ है ना, ये सारे के सारे कण इस वस्तु के साथ में गति करते हैं। क्लियर है बात बच्चों, ये है ना। तो अब यदि हमको इस पूरे वस्तु की गति की गणना करनी है तो हमको इस सारे कणों के बारे में समझना पड़ेगा कि ये सारे कण किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इनकी गति किस प्रकार से है। क्लियर है बात बच्चों? तो चलिए आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो हमको इस चैप्टर को समझने में मदद करेंगी। तो बच्चों देखिए, हमारे पास में यहाँ पर 5 टॉपिक्स हैं, 5 अलग अलग चीजें हैं जिनको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में है बच्चों कण, यहाँ पर, है ना। कण किसे कहते हैं बच्चों? तो जैसा मैंने बताया आपको कि जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं, ये सब क्या होती है? कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। आप इनकी तुलना अणुओं से, परमाणुओं से, इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखिए, कण जो होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनके आकार को हम नगण्य मान के चलते हैं। तो
कण क्या हुआ बच्चों कि वस्तु जिन छोटे छोटी चीजों से मिलकर के बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, आपका कण कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पर निकाय, ठीक, कण को अपन अंग्रेजी में बोल सकते हैं बच्चों पार्टिकल ना, पार्टिकल लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर दूसरा क्या है बच्चों निकाय, सिस्टम बोलते हैं बच्चों अपन इसको, है ना, सिस्टम, ठीक है। अब ये निकाय क्या है बच्चों, तो ये जो कण, जितने सारे कण मिलकर के जब कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, कोई ठोस चीज का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका निकाय कहेंगे। क्लियर है बात बच्चों। आंतरिक बल अगला टॉपिक है हमारा। आंतरिक बल क्या है बच्चों, तो ये जितने भी कण होते हैं, या हम कहें किसी भी निकाय, कोई भी निकाय जो है हमारा, वो जिन कणों से मिलकर के बना होता है, ये कण आपस में एक बल लगाते हैं, आपस में क्या करते हैं, अन्योन्य बल लगाते हैं, है ना। और तो उन्हीं बलों को हम क्या कहते हैं बच्चों, आंतरिक बल कहते हैं। अच्छा, ये बल कैसे लगाते हैं, तो इन चीजों को समझना है बच्चों कि जो कोई भी जो कण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे पर बल लगाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई दो कण का कोई वस्तु बना हुआ है, तो पहला वाला कण जो है वो दूसरे पर बल लगाएगा, और दूसरा वाला कण जो है वो पहले वाले पर बल लगाएगा, और इनका जो बल होता है वो बराबर और विपरीत होता है। जैसे एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो बल का मान कैसा होगा, बराबर होगा और विपरीत होगा। क्लियर है बात बच्चों। चौथा क्या है आपका बच्चों यहाँ पर, बाह्य बल। तो जब कोई निकाय है ना, निकाय पर हम कोई बाहर से, है ना, निकाय पे कोई बाहर से हम बल लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, बाह्य बल कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक नाव है, एक तालाब है, तालाब में नाव है, और नाव में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इसको कंपेयर करिएगा ना बच्चों इससे, जैसे देखिए यदि कोई नाव में 10-12 लोग बैठे हुए हैं, तो वो 12 कहलाएंगे उसके पार्टिकल, कण, है ना। और नाव सहित उन कणों, उन व्यक्तियों के सहित नाव को हम क्या बोलेंगे, उसका सिस्टम बोलेंगे पूरा, है ना, कि कई सारे कणों से मिलकर के वो नाव हमारा और वो जो व्यक्ति बैठे हैं वो बना हुआ है, तो वो कहलाएगा निकाय। और यदि आपस में वो सबके सब जो है एक दूसरे को, है ना, धक्का मुक्की करें, सारे के सारे आदमी नाव पर बैठे हुए, तो हम क्या बोलेंगे कि आंतरिक बल लगा रहे हैं। भाई सभी यदि बराबर खाए पिए होंगे तो क्या करेंगे, एक पहले वाले को जो मारेगा जितनी तेज से, दूसरा वाला भी क्या करेगा, उतनी तेजी से मारेगा ना। तो जो बल है उन दोनों के बीच में, वो बल कैसा है बच्चों, आपस में बराबर है। चौथा क्या है बच्चों यहाँ पर, बाह्य बल। अब जैसे मान लीजिए कोई और आदमी आया जो इन सभी 12 आदमियों से चिढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा बच्चों, वो क्या करेगा, नाव को पलटने की कोशिश करेगा ना, उनको गिराने की कोशिश करेगा। तो ये जो बाहर वाला जो व्यक्ति है ना, जो उस पूरे सिस्टम पर, पूरे उस निकाय पर जो बल लगा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बाह्य बल बोलेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है विलगित निकाय। विलगित मतलब बोलते हैं हम बच्चों इसको आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोलेटेड, है ना। आजकल तो आप लोग इस आइसोलेशन वर्ड से बहुत परिचित हो गए होंगे। कोरोना काल चल रहा है, जिसको देखो, है ना, कभी भी भाई गवर्नमेंट के लोग आते हैं और किसी भी आदमी को आइसोलेट कर देते हैं। तो आइसोलेट का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को, वस्तु को अलग रखना, है ना, चीजों से अलग रखना। तो यदि जैसे मान के चलिए कि जो भी निकाय है मेरा, यदि किसी निकाय पर कोई भी बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, है ना, कोई बाह्य बल कार्य न करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका विलगित निकाय कहेंगे। क्लियर है इतनी बात बच्चों। तो मेरे ख्याल से 5 चीजें आप समझ गए, और यदि हम कहीं पर भी इन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे, कोई ऐसा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप आसानी से इन 5 के बारे में समझ सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों। तो चलिए आप समझ गए। आपने ये भी देखा, यहां पर हमने बात करी कि कणों के निकाय की गति को पढ़ना क्यों आवश्यक है। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको कि जब कोई वस्तु के द्वारा चली गई दूरी छोटी हो, है ना, और वस्तु का आकार हो बड़ा, तो जब उसकी गति का अध्ययन करने के लिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना आवश्यक है। क्लियर है बात बच्चों। अब हमने ये बोला था कि कोई भी वस्तु जो होती है कई सारे कणों से मिलकर के बनी होती है, और जब वस्तु गति करेगी तो जो कण जिनसे वो बना हुआ है, वो सारे के सारे कण जो होते हैं वो भी यहां पर गति करते हैं। क्लियर है बात बच्चों। अब कोई भी वस्तु, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कुर्सी का, या मैंने एग्जांपल दिया था इस मार्कर का। अब इस मार्कर में तो कई हजारों लाखों कणों से मिलकर के ये बना हुआ है ना, तो अब हर एक लाखों कणों के बारे में, हर प्रत्येक कण के बारे में पढ़ना और उसकी गति का मान निकालना, उसका वेग निकालना, उस पर लगने वाला बल निकालना, ये मुश्किल है बच्चों, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमने एक नया टॉपिक देखा, एक नया वर्ड देखा, जिसको हम बोलते हैं बच्चों यहां पर द्रव्यमान केंद्र।
क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? द्रव्यमान केंद्र। अब सीधी सी बात है, केंद्र मतलब क्या? सेंटर पॉइंट है ना, और द्रव्यमान केंद्र तो कोई एक ऐसा बिंदु, अब देखिए समझिएगा ना, इस पार्टिकल पे, इस निकाय के अंदर पे, तो इस निकाय के अंदर पे कोई एक ऐसी जगह, कोई एक ऐसी बिंदु, ऐसा बिंदु जहां पर जितने भी ये कणों से मिलकर के बना हुआ है उन सभी कणों का द्रव्यमान केंद्रित हो जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक हमारा एक ऐसी वस्तु बनी हुई है, ठीक है, किसी भी आकार की, अनियमित आकार की। अब ये मान लेते हैं ऐसा एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे 8 कणों से मिलकर के, अलग अलग कणों से मिलकर के बना हुआ है, और सभी कणों का अपना अपना एक द्रव्यमान है। तो यदि मैं ऐसा बोलूं कि इन सभी कणों का द्रव्यमान एक इस बिंदु पर स्थित है ना, सभी कणों का द्रव्यमान क्या है? इस बिंदु पर केंद्रित है, सारे के सारे जो द्रव्यमान है एक जगह पर केंद्रित आ रहे हैं, तो इस जो बिंदु को हम क्या बोलेंगे बच्चों? अपना द्रव्यमान केंद्र बोलेंगे, है ना। फिर से एक बार बच्चों, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? एक ऐसा बिंदु, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा बिंदु, समझिएगा, इसको लिखते जाइएगा, एक ऐसा बिंदु जिस पर, है ना, एक ऐसा बिंदु जिस पर निकाय के समस्त कणों का द्रव्यमान केंद्रित माना जाए, समस्त कणों का द्रव्यमान केंद्रित माना जाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे किसी विशेष स्थिति या बिंदु को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान केंद्र कहेंगे। कोई डाउट है बच्चों इसमें? अब ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसी होती है, हम उस जगह को कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान केंद्र आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक ऐसा निकाय है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक ऐसा निकाय है जिसके पास में केवल 2 कण है। कितने कण हैं बच्चों? केवल 2 कण हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसा समझते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन, है ना, 3 डायमेंशन ले लेंगे यहाँ पर। चलिए मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है, कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं ना अपन बच्चों इसको, एक्स वाई, और ये मान लेते हैं हम जेड, है ना। त्रिविमी में आ गया ये, है ना बच्चों। और इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन, सेंटर, है ना, ओरिजिन हो गया ये केंद्र। अब इस ओरिजिन से मान लीजिए कोई भी एक ऐसा सिस्टम, हमने अपने हिसाब से एक ऐसा साइज का अपना एक सिस्टम बना लिया। मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, और ये वस्तु जो है 2 कणों से मिलकर के बनी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर एक कण है ए, है ना, ठीक है, और एक कण है यहाँ पर कोई दूसरा बी, जिसको हमने नाम दिया क्या? बी। अब जब भी हम बच्चों यहाँ पर किसी भी फिजिक्स में हम लोग किसी भी ऐसे निकाय की या किसी भी वस्तु की बात करते हैं, तो हमको प्रॉपरली पता होना चाहिए ना बच्चों कि वो उसकी स्थिति क्या है ना। और स्थिति हम लोग हमेशा कहां से लेते हैं? यहाँ पर ओरिजिन, मूल बिंदु से लेते हैं ना। तो मान लीजिए कि O से जो A है हमारा, A की स्थिति हम मान लेते हैं कितनी है? R1 है ना, R1 सदिश मान लेते हैं। और O से जो B है हमारा, इसकी स्थिति हम लोग मान लेते हैं आपकी R2 सदिश। कोई दिक्कत है बच्चों? तो O से A की स्थिति कितनी हो गई? R1, और O से B की स्थिति कितनी हो गई बच्चों? R2 हो गई। अब ये जो दोनों को मिलाने वाली रेखा हम ये मान लेते हैं, ये है आपका AB। क्लियर है बात बच्चों? तो अब ये जो वस्तु है हमारी, अब इस वस्तु का हमको द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो मान लीजिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका द्रव्यमान केंद्र यहां कहीं पर है। ये एक बिंदु हम ले लेते हैं जिसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए M या C दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C दे देते हैं। और इसकी स्थिति सदिश जो है वो क्या है आपकी बच्चों? R। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा कि हम इस R का मान, या हम भाई देखिए, अब यहां मैंने बोल दिया ना कि C यहां पर है। अब C यहां पर भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, उसकी स्थिति निर्भर नहीं है। हमने मान लिया कि भाई एक बिंदु है C, जो इसका द्रव्यमान केंद्र हमें इंगित कर रहे हैं, और उसकी स्थिति जो है आपके मूल बिंदु से कितनी है आपकी बच्चों? R है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम निकालेंगे इस R का मान, कि R का मान हम कैसे निकाल रहे हैं। तो
देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें। अब जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि भाई जितने भी कण होते हैं उन सब का जो द्रव्यमान होता है, यहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र के बारे में ना बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, द्रव्यमान केंद्र निकालना है हमको, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो चूंकि जो वस्तु होता है जितने भी कणों से मिलकर के बना होता है, सभी का अपना अपना एक द्रव्यमान होता है। तो हम यहीं से बच्चों शुरू करते हैं। देखिए माना, है ना, माना कण, है ना, कणों ए व बी के द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, द्रव्यमान क्रमशः M1 व M2 है। कोई दिक्कत बच्चों, जिनके स्थिति सदिश, ना वर्ड से घबराना नहीं है बच्चों, स्थिति सदिश हमने बोला ना, जिनकी स्थितियां मूल बिंदु से दूरी, है ना, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है, R1 व R2 है। क्लियर है इतनी बात बच्चों, इसमें कोई डाउट है ना। अब यदि मान लीजिए हम निकाय पर कोई बल लगाते हैं, हमने यदि यहां पर निकाय पर कोई भी बल लगाया, मान लीजिए हमने F बल लगाया, कितना बल लगाया बच्चों, F बल लगाया, तो हम जितना भी बल लगाते हैं बच्चों वो दोनों इन जितने भी कणों से मिलकर के बना होगा वस्तु, उन सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यदि मान लीजिए पहले वाले पे बल लग रहा है कितना, FA, और दूसरे वाले पे बल लग रहा है कितना बच्चों, FB, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बाह्य बल इन दोनों के योग के बराबर होगा। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर। तो ये तो बात हो गई बाह्य बल की, लेकिन जब हम लोग निकाय पढ़ रहे थे, जब हम लोग सिस्टम पढ़ रहे थे, कण पढ़ रहे थे, तो हमने एक और बात करी थी ना बच्चों कि ये जो निकाय जो बनता है ना, ये कई सारे कणों से मिलकर के बनता है, और ये कण भी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, कितना बल लगाते हैं तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए समझिएगा इस चीज को कि माना कण, माना ए द्वारा बी पर लगाया गया आंतरिक बल, ना बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक बल, आंतरिक बल। अब देखिएगा नाम बच्चों, ए द्वारा बी पर लगाया गया बल, ना, तो इसलिए मैंने इसको बल को लिखा F। अब वहां FA FB अलग ले लिए हैं अपन लोग, आंतरिक बल मान लिया मैंने F, और B पर लग रहा है, लगा कौन रहा है बच्चों, A लगा रहा है ना, आंतरिक बल FBA, तथा इसी तरीके से B द्वारा A पर लगाया गया बल, B द्वारा A पर लगाया गया बल क्या है बच्चों, हमारा FAB है। क्लियर है बात बच्चों यहां तक, कोई दिक्कत इस पे। हमने बोल दिया कि भाई माना ए द्वारा बी पर लगाया गया आंतरिक बल कितना है, FBA, है ना, और बी द्वारा ए पर लगाया गया बल क्या है आपका, FAB। और आप जानते हैं कि ये दोनों बल कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि FBA का जो मान होगा ये बराबर होगा किसके, FAB के, और चूंकि विपरीत भी है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर बच्चों, माइनस। आगे आप चाहो तो इसको और भी हल कर सकते हो ना, विपरीत बल होते हैं, माइनस वाला इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बच्चों आपका, प्लस में। तो FBA प्लस हम लिख सकते हैं इसको FAB, और बराबर पे कितना आ जाएगा आपका बच्चों, 0, है ना। तो यहां से एक चीज और हम समझ रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं बच्चों दृढ़ पिंड के बारे में, कि दृढ़ पिंड के जो कण होते हैं वो सभी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, लेकिन उन सभी बलों का जो योग होता है वो कितना होता है बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कण एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। तो जब आप उनका योग करोगे तो योग कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 0। तो केवल और केवल फर्क किसका पड़ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बाह्य बल का पड़ जाएगा। तो देखिए हम समझते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम बाह्य बल से कैसे इसको तुलना करें, तो बच्चों कहीं ना कहीं हमको पीछे के सूत्रों पर जाना पड़ेगा, पीछे के सूत्र हमको बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे। आपने पढ़ा हुआ था वहां पर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, आपको याद होना चाहिए। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या होता है बच्चों, कि लगाया गया बल जो होता है, बाह्य बल जो होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, याद है या, है ना, या हम कहें बराबर होता है। तो हम उसी नियम से चलते हैं बच्चों। देखिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से,
न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। ठीक है बच्चों, तो ए पर कार्यरत बल, ए पर कार्यरत बल। ठीक है बच्चों, तो ए पर कितने सारे बल कार्य कर रहे हैं बताइए बच्चों। तो हम बात करते हैं कि भाई ए पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन सा बाह्य बल आपका Fa कार्य कर रहा है, प्लस और ए पर क्या बल कार्य कर रहा है देखिए बच्चों। तो हमने यहां पर लिखा था ना एक आंतरिक बल भी कार्य करता है, ए द्वारा बी पर और बी द्वारा ए पर लगाया गया बल क्या है, Fab। तो हमने इसको लिखा बच्चों Fab। हो गया बच्चों कुल बल। और गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। पहले वाले कण की बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग मतलब क्या होता है आपका, याद करिए बच्चों आप, संवेग का सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, संवेग हम पी से लिखते हैं, छोटे पी से, और संवेग बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि वेग कैसी होती है बच्चों, एक सदिश राशि होती है। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लिखते हैं यहां पर संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब हम लिख सकते हैं इसको d/dt, है ना, परिवर्तन की दर। और हमने लिखा यहां पर बच्चों mv, और वेग किसका है यहां पर, पहले वाले का है, तो आप यहां पर चाहो तो 1 लगा दो या फिर a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 चलिए कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले वाले कण का वेग। क्लियर है बात बच्चों। अब आप देख रहे हैं यहां पर देखिए पहले वाले कण का जो द्रव्यमान है m1, इसको हम मान लेते हैं m1 है, m1 हमने लिया हुआ था m1 v1, है ना, ऐसा लिख लिया। अब चूंकि कण के द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है बल लगाने से, इसलिए हमने m1 को बाहर किया, क्या बच गया बच्चों आपका d/dt, बाहर कर लेते हैं m1 d/dt v1। क्लियर है बात बच्चों, यहां तक कोई डाउट इसमें। सेम यही प्रोसीजर जो हमने ए पर कार्यरत बल निकाला, अब आप बी पर कार्यरत बल निकाल लो। बताओ फटाफट बच्चों कितना हो जाएगा, बी पर कार्यरत बल, बी पर कार्यरत बल, तो हम लिख सकते हैं Fb, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, बी पर कार्यरत बल, आंतरिक बल कौन होता है, बी पर लगाने वाला, और लगाया कौन आपका बच्चों, ए लगाएगा, है ना। और अगेन वही सूत्र से हमारा संवेग में परिवर्तन, तो d/dt, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 और वेग मान लेते हैं हम कितना है बच्चों, v2। m2 बाहर कर लीजिए, नियत है यहां पर, तो d/dt क्या बचेगा बच्चों आपका, v2। कोई दिक्कत है बच्चों यहां पर, इसको आप चाहो तो मान लो पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं हम दूसरा समीकरण। क्लियर है यहां तक बच्चों। तो चलिए हम अब, चूंकि हम बात कर रहे थे ए और बी पूरे सिस्टम के बारे में, और यहां हम बल निकाल रहे हैं क्या, कण ए पर बल और कण बी पर बल, तो हम एक काम करते हैं पूरे के पूरे सिस्टम पर हम बल निकाल लेते हैं। क्लियर है बात बच्चों। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अतः निकाय पर कार्यरत बल, निकाय पर कार्यरत कुल बल भी लिख सकते हैं आप बच्चों, कुल बल। ठीक है यहां पर बच्चों। तो चलिए कुल बल जब निकाल रहे हैं तो दोनों पक्षों को जोड़ दीजिए, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। देखिए क्या क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर फटाफट। हमने जोड़ा यहां पर बच्चों FA प्लस FAB प्लस पे FB प्लस पे FBA, है ना। और इसी तरीके से दायां पक्ष भी जोड़िए, क्या क्या है बच्चों, m1 d/dt v1 और प्लस पे m2 d/dt v2। क्लियर है यहां तक बच्चों, कोई डाउट इस पे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों FAB प्लस FBA क्या है बच्चों, देखिए यहां पर हमने यहां देखा था ना, FAB प्लस FBA किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। कुल आंतरिक बल जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो हम इसको 0 मान सकते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और FA प्लस FB क्या हुआ बच्चों, FA मतलब होता है आपका A पर लगने वाला, A कण पर लगने वाला बल, और FB मतलब क्या हुआ बच्चों, B वाले कण पर लगने वाला बल। तो यदि हम इन दोनों बलों को कुल बल मान लें, निकाय पर कार्यरत कुल बल, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों आपका F, सिर्फ F लिख दिया मान लीजिए हमने, और बराबर पे कितना हो जाएगा बच्चों आपका m1 d/dt v1 प्लस पे m2 d/dt v2। क्लियर है यहां तक।
कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब आपको ये ध्यान रखना है, हम बात कर रहे थे द्रव्यमान केंद्र की, मतलब उस द्रव्यमान केंद्र के स्थिति की बात कर रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। और यहां तो सारे के सारे हमारे फॉर्मूले किस में आ रहे हैं बच्चों? वेग में आ रहे हैं। हमको चाहिए आर। आर कैसे निकालें बच्चों? तो आपने वेग का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, चूंकि वेग v1 है ना, वेग बराबर क्या होता है बच्चों? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, या हम कहें स्थिति में परिवर्तन की दर। तो यदि मैं v1 की बात करता हूं, मतलब a वाले कण का वेग, मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन की दर, और इसकी स्थिति क्या है बच्चों? r1 है। और परिवर्तन की दर हमेशा हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों? d/dt r1। सिंपल सा है आपका बच्चों। इसी तरीके से v2 का बताइए फटाक से बच्चों, d/dt r2। क्लियर है बात? तो इसी सूत्र को हम यहां पर अरेंज कर देंगे। आइए हम इसको अरेंज करते हैं। यहां पर क्या क्या होता है? तो कैपिटल F लिखा है बच्चों, तो यहां पर हमने लिखा कैपिटल F बराबर पे देखिए बच्चों m1, तो हमने लिखा बच्चों यहां पर m1, और d/dt तो हमने यहां डाल दिया d/dt, और v1 का मान कितना निकाला अभी हमने बच्चों? dr1/dt, तो यहां डाल दिया हमने dr1/dt। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत इसमें बच्चों? इसी तरीके से प्लस में क्या है आपके पास में? m2, और यहां हमारे पास में हो जाएगा d/dt dr2/dt। क्लियर है यहां तक? कोई भी दिक्कत है बच्चों इसमें? है ना। चलिए अब देखिए, आप देख रहे हैं d/dt दोनों तरफ पे है। हम चाहें तो d/dt यहां से बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या बच गया आपका? d/dt, और अंदर पे बच गया बच्चों यहां पर m1, और ब्रैकेट में है dr1/dt। ठीक है बच्चों। प्लस पे क्या लिखेंगे हम बच्चों यहां पर? m2 dr2/dt, है ना। प्रोसेस को देखते हैं, बहुत आसान सा है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस आपको चीजों को समझते जाना है ना बच्चों। तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में? m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है बच्चों यहां पर? चलिए अब हम क्या करें बच्चों? अब चूंकि हमको यहां पर देखिए, समझिएगा इस बात को, हमको यहां पर चाहिए क्या? हमको यहां पर चाहिए कि स्थिति निकालनी है। तो स्थिति हमारी dr1/dt dr2/dt लगभग आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो इसी चीज को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बल को ही हम बदल रहे हैं। d/dt हमारा बाहर है एक, है ना, d/dt यहां भी स्थिति के सापेक्ष लग रहा है, यहां भी स्थिति के सापेक्ष लग रहा है। तो हमने क्या करा, इसको बच्चों कॉमन ले लिया, d/dt बाहर ले लिया, तो क्या बचा बच्चों यहां पर देखिए m1 r1 और प्लस में m2 r2, है ना। कोई दिक्कत बच्चों? कणों के द्रव्यमान सब हमारे क्या है यहां पर नियत है। आगे इतना ठीक है बच्चों? यहां तक नोट डाउन करें जरा इसको, है ना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और अब आपका जो है यहां पर आ गया F इज इक्वल टू d/dt, है ना, और इनटू पे d/dt m1 r1 प्लस m2 r2। अब यहां से हम अपना द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे? सामने यहां पर तो है बल, है ना, और बल की तुलना हम कैसे करेंगे उससे? तो देखिए बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, आप ध्यान से समझिएगा, है ना। यदि हम बल का सूत्र लिखते हैं, है ना, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों पॉज करके। हम यदि बल का सूत्र लिखते हैं तो बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। यदि हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, है ना, यदि पूरे सिस्टम का द्रव्यमान में मान लूं कैपिटल M है ना, कणों के द्रव्यमान क्या है? m1 m2, और कुल द्रव्यमान कितना मान लिया बच्चों मैंने? m, और कुल उसका एक्सेलरेशन कितना है? a, त्वरण कितना है बच्चों? a। और त्वरण का मान कैसे निकालते हैं बच्चों, याद है आपको? m त्वरण यदि हम स्थिति के रूप में लिखें, एक बार पहले मैं वेग के रूप में लिख देता हूं, तो त्वरण हम लिखते हैं बच्चों dv/dt, जहां वेग क्या है आपके? पूरे उस निकाय का वेग है। और v को भी आपने देखा हुआ था, v बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? dr/dt। तो मान लीजिए ये जो इसका केंद्र है r, है ना, इसका स्थिति से हमने कितना लिया हुआ है? r, या कैपिटल R से आप तुलना कर लो। तो हमने इसको लिखा m d/dt, और वेग का सूत्र हमने लिखा यहां पर dr/dt, जिसको हम बच्चों लिख सकते हैं यहां पर m। अच्छा इसी को रहने देते हैं ना, इसी से हम तुलना कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बल F बराबर कितना मिला आपको? m d/dt
और ब्रैकेट में dr/dt। और ये बल हमने किसके लिए बोला बच्चों? पूरे के पूरे निकाय के लिए बोला है ना, पूरे के पूरे हमने किसके लिए बोला है? सिस्टम के लिए बोला है ना, निकाय पर बल। क्लियर है बात बच्चों? और यहां पर जो हम बल निकाल रहे थे वो किसके लिए निकाल रहे थे बच्चों? वो भी निकाय के लिए निकाल रहे हैं। और हमने पहले A1 A और B लिया हुआ था और बाद में A और B लेकर के हमने उसको जोड़ दिया, तो ये भी कुल निकाय का बल आ गया। तो यदि दोनों को हम देखिए तुलना करें बच्चों, तो यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा, d/dt तो है मेरे पास में, है ना, यहां भी d/dt है, अंदर भी d/dt है, और r की जगह पे मुझे ये दिख रहा है यहां पर। लेकिन बच्चों यहां पर मुझे m नहीं है गुणे पे ना, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसी सूत्र में हम लोग m का गुणा कर देते हैं। m कहने का मतलब बच्चों ध्यान से समझिएगा, m मतलब पूरे निकाय का द्रव्यमान, है ना। पूरे निकाय का द्रव्यमान यदि हम बोले ऐसा, पूरे निकाय का द्रव्यमान, निकाय का द्रव्यमान, है ना, तो यदि हम इसको लिखें क्या, स्मॉल m, और हम बराबर पे बोल सकते हैं सभी कणों से बना है, तो भाई कणों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान m बराबर m1 प्लस m2। तो इसी सूत्र, इसी से हम क्या करते हैं बच्चों, यहां भाग भी दे रहे हैं और गुणा भी कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3 से, है ना। तो समीकरण 3 से हमने लिखा, समीकरण 3 से, तो F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, गुणा करिए और भाग करिए, दोनों में मान बराबर होंगे। तो हमने लिखा m1 प्लस m2, ये गुणा कर दिया हमने, और अब कर देंगे हम इसमें बच्चों भाग। तो यहां बचा हमारे पास में d/dt, और अंदर भी है d/dt, ध्यान से देखिए, और ब्रैकेट में है m1 r1 प्लस m2 r2, और यहां भी हमने कर दिया इसको भाग m1 प्लस m2 से। कोई दिक्कत बच्चों? यहां पर देखिए ध्यान से समझिए, है ना, m1 प्लस m2 का गुणा किया और m1 प्लस m2 का हमने भाग दिया। यहां दर्शाने का मतलब सिर्फ इतना था। देखिए यहां अवकलन में तो आना नहीं है, क्योंकि भाई द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान तो बदलना नहीं है इसका, है ना, तो इसलिए हमने उसके बटे पे कर दिया। अब यदि आप इसका इस बल से तुलना करते हैं, ध्यान से देखिए, अब तुलना हो सकती है ना यहां पर। तो आप देखिए बच्चों यहां पर क्या क्या चीजें हमको दिख रही है, यहां से ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर देखा ये जो है m, है ना, कुल द्रव्यमान m, यहाँ पर देखिए m1 प्लस m2 दिख रहा है, d/dt ये भी दिख रहा है, और ये वाला जो d/dt है ये भी यहाँ पर दिख रहा है, और ये जो r है, r की जगह पर हमको इतनी सारी चीजें दिख रही है ना। हम कह सकते हैं कि यहाँ, है ना, तुलना करने पर किससे तुलना कर रहे हैं, चाहो तो आप उसको भी लिख दो, मान लेते हैं हम इसको, मान लेते हैं समीकरण 4, है ना, उसको 3 माना था, इसको 4 लिखते हैं। तो यहां हमने लिख दिया समीकरण 4 से, है ना, तुलना करने पर। तो चलिए तुलना करें, तो हमको यहां पर से r का मान मिल गया बच्चों। r बराबर क्या दिख रहा है हमको यहां पर, m1 r1 प्लस m2 r2, और बटे पे है आपका बच्चों m1 प्लस m2, है ना। तो यही r जो हमने जिसको माना हुआ था कि जो उसकी स्थिति है, किसकी स्थिति है, पूरे के पूरे द्रव्यमान जो उसका केंद्रित है, उसकी स्थिति हम लोग इस सूत्र से हम यहां पर निकाल सकते हैं। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बच्चों, RCM, है ना, सेंटर ऑफ मास, RCM बराबर हम लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2, और बटे पे है आपका बच्चों क्या, m1 प्लस m2, है ना। तो देखिए बच्चों बहुत ही इजी था। प्रोसेस को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेस यदि आप ध्यान में रखोगे तो कहीं पर भी कोई चीज आपसे छूटने वाली यहाँ पर नहीं है। और इस सूत्र को आपको बहुत ध्यान से समझना है ना। द्रव्यमान केंद्र बराबर कितना हो गया, m1 r1 प्लस m2 r2 बटे में m1 प्लस m2, और बटे में यहाँ पर कुल द्रव्यमान है ना। आगे हम इस चीज को समझेंगे। यहाँ चूंकि 2 कण थे तो दोनों कणों का योग कर दिया इसमें। कोई डाउट है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग द्रव्यमान केंद्र के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें हम एक और बात करें, है ना। पहले हम थोड़ा इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक पे आएंगे। मान लीजिए जैसा हमने बोला, स्थितियां हम दे देते हैं। सपोज पहला कि यदि जो है दोनों कण के द्रव्यमान बराबर हो, यदि m1 बराबर हो किसके, m2 के, मान के चलते हैं कि भाई दोनों कणों के द्रव्यमान के आपस में बराबर है। अब निकालिए जरा RCM बच्चों, कितना निकलेगा फटाफट बताइए मुझे। RCM बराबर कितना हो जाएगा, देखिए m1 और m2 आपस में बराबर है। मान लीजिए अपन कुछ भी मान लेते हैं, स्मॉल m कैपिटल M आप अपने हिसाब से मान लो, यहां चेंज कर देना फिर। तो
यदि ये भी m है, ये भी m है, तो हमने रखा यहां पर मान देखिए mr1 प्लस mr2 है ना, और बटे में m1 प्लस m2, तो वो भी m है। बराबर पे क्या बचेगा बच्चों, m कॉमन ले लिया तो यहाँ m कॉमन आ गया, और क्या बच गया यहाँ पर r1 प्लस r2, और बटे में बच गया m प्लस m, कितना हो गया बच्चों 2m। m से m कटा ऊपर नीचे, क्या बचा बच्चों r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई सॉरी। तो इस तरीके से इस सूत्र से हमको ये पता चला कि दोनों जो R1 है, R1 इसकी स्थिति है, R2 इसकी स्थिति है, उन दोनों का जोड़ करके आधा कर दें तो वो हमारा क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। मतलब कि यदि दोनों कणों के द्रव्यमान केंद्र समान है तो इनको जो मिलाने वाली रेखा है उसका जो मध्य बिंदु होगा वही इसका क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आप समझ गए, यहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जैसे हम बोलते हैं कि भाई मान लीजिए हमने दो कणों के लिए बनाया, यदि सपोज यहां पर n कण होते है ना, हमारा जो निकाय है वो कई सारे कणों से मिलकर के बना होता, तब हम इसी सूत्र को कैसे लिखते बच्चों। तो आप बाकी सारी चीजें समझ गए हैं, इसमें हमको बार बार इतना बड़ा व्यंजक बनाने की जरूरत नहीं है ना, हम इसको समझते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए माना n कणों से मिलकर के कोई बना निकाय है ना, माना n कणों से मिलकर कोई निकाय बना है। ठीक है बच्चों, तो यदि n कणों से मिलकर के बना है, मतलब 1 2 3 4 5 10 हो सकते हैं, 20 होते हैं, 50 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यदि मैं इसको यहां लेकर के जाऊं, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको यहां गुणा कर दिया या इसी पे रहने देते हैं सॉरी। तो इसी सूत्र के हिसाब से हम चलते हैं बच्चों, RCM n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र है ना, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है बच्चों, यहां पर तो RCM चूंकि n कण है ना बच्चों, और सभी के द्रव्यमान अच्छा एक बार लिख लेते हैं पहले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। माना n कणों से मिलकर के कोई निकाय बना हुआ है जिनके द्रव्यमान, इन चीजों को हम बता देते हैं, मान लीजिए है ना, जिनके द्रव्यमान क्रमशः ठीक है, आपको डाउट ना आए, m1 m2 है ना, कितने तक है mn है, वह इनकी स्थितियां कितनी बच्चों स्थितियां यहां पर, स्थितियां R1 R2 R3 और अप टू कहां तक है, Rn है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत इसमें। अब तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं ना, हमने सबके द्रव्यमान भी ले लिए और सबकी स्थितियां भी ले ली। ठीक है, अब निकालिए, तब हम लिख सकते हैं बच्चों द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, RCM बराबर हम लिख सकते हैं, बताइए फटाफट रखिए। पहले वाले कण के लिए क्या लिखेंगे, m1 R1 है ना, फिर दूसरे वाले के लिए m2 R2, तीसरे वाले के लिए m3 R3, और ऐसी जितने भी कण होंगे सबको लिखते जाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा mn Rn। क्लियर है बात बच्चों। और बटे पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए सभी के द्रव्यमानों का योग, तो देखिए सभी के द्रव्यमान का योग हम कर देते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये कहां तक जाएगा बच्चों, आपका mn तक जाएगा है ना। तो इस सूत्र के हिसाब से हमने ऐसा मान इसका रख लिया। अब इसका काम यहां पर खत्म हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं, छोटा कैसे लिखेंगे इसको। तो RCM बराबर देखिए बच्चों, यदि हम मान के चलें कि कुल द्रव्यमान है ना, जो इन सब का जो योग है निकाय का कुल द्रव्यमान, हम कैपिटल M मान लेते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो यदि कैपिटल M मान ले हम यहां पर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, 1/m बाहर कर लिया, और ब्रैकेट में क्या बच गया आपका, m1 R1 प्लस m2 R2 है ना, प्लस m3 R3, और ये आगे आता जाएगा कहां, mn Rn तक। कोई डाउट बच्चों यहां पर है ना। यहां पर m क्या है आपका, हम यहां लिख लेते हैं भाई, जहां m जो है कैपिटल M जो है वो m1 प्लस m2 प्लस कहां तक
mn तक, सभी के कणों का निकाय का द्रव्यमान का कुल योग है, सभी कणों के द्रव्यमान का कुल योग ना, निकाय का कुल द्रव्यमान। ठीक है यहां तक बच्चों। इसी चीज को हम लिख सकते हैं समेशन के साथ में, सिग्मा के रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। देखिए यहां पर सभी कणों का द्रव्यमान और उसका स्थिति, इन दोनों का गुणा दे रहा है, यहां भी दूसरे कण का द्रव्यमान गुणा स्थिति, यहां भी तीसरे का, और nवें का भी देखें तो द्रव्यमान गुणा स्थिति। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, RCM बराबर हम लिखेंगे 1/m, और ध्यान से समझिएगा यहां पर मैंने यहां पर लिखा सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है बच्चों योग, हम इसको सिग्मा बोलते हैं, समेशन बोलते हैं, सम्मा बोलते हैं, एज इट मतलब जो भी आपको पसंद है आप बोल सकते हैं ऐसा। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे इसको ध्यान से समझिएगा। हमने यहां पर लिखा बच्चों MIRI, है ना, ध्यान से देखिएगा, लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने सिग्मा लिखा MIRI, अब ये I क्या आ गया यहां से, तो I बच्चों यहां जो इसका क्रम है ना, वहां जहां से शुरू हो रहा है ये उसका मान है, तो I बराबर हमने लिख दिया, कहां से शुरू हो रहा है बच्चों, ये 1 से शुरू हो रहा है, और कहां तक जा रहा है बच्चों, n तक जा रहा है, तो ये हमने लिखा यहां पर n। ठीक है बच्चों। तो यदि आपके n कण के निकाय हैं, जो कोई ऐसा निकाय जिसमें n कण है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र हम इस प्रकार से सूत्रों से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपने इन चीजों को समझ लिया है कि भाई कणों का निकाय कैसा होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या है ना। अब यदि हम बात करें कि भाई हमने इतना बड़ा फॉर्मूला द्रव्यमान केंद्र टॉपिक पढ़ लिया, इसका यूज हमने नहीं देखा कि भाई यूज क्या होता है। तो बच्चों जब भी कोई वस्तु गति करती है, जैसे मान लीजिए आप, मैंने बताया आपको एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई लकड़ी का एग्जांपल ले लीजिए। आप किसी लकड़ी को जब ऐसे फेंकते हैं तो आप क्या देखते हो कि वो लकड़ी घूमते घूमते ऐसे जाती है ना, तो और घूमते घूमते जाकर के वो एक जगह पर जाकर गिर जाएगी। तो वो लकड़ी जो घूर्णी गति कर रही है, या हम कहें जो ऐसे परवलयाकार गति कर रही है, तो दरअसल हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसका सारा का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित होता है, और ये इसी केंद्र के हिसाब से वो गति करता है। वो जिस पथ का अनुसरण करता है, दरअसल वो पथ उसके द्रव्यमान केंद्र का पथ होता है। तो हम सारे के सारे कणों का अलग अलग गति न निकाल करके हम सिर्फ उसके द्रव्यमान केंद्र का अध्ययन कर लें, उसकी स्थिति के बारे में पता कर लें, इसके वेग के बारे में पता कर लें, त्वरण के बारे में पता कर लें, तो हमको सारे के सारे निकाय का द्रव्यमान निकाय का वेग, त्वरण, उस पर लगने वाला बल, हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमने सबसे पहले ये सूत्र निकाला कि भाई किसी भी वस्तु का निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहां पर होता है। क्लियर है बात बच्चों। तो यहां तक आप समझ गए, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम समझेंगे कि भाई हमारा जो निकाय है ना, निकाय का वेग कितना होगा। चूंकि द्रव्यमान केंद्र तो हम समझ गए, अब इस द्रव्यमान केंद्र के हिसाब से इसका वेग कितना होगा, त्वरण कितना होगा, कार्य करने वाला बल कितना होगा। और फिर उसके बाद हम कुछ जो हमारे नीट जे एग्जाम में जो खासकर आते हैं क्वेश्चंस हमारे, कि कोई एक लंबा क्षण दे दिया जाए, कोई वृत्ताकार शक्ति दे दिया जाए, उसका द्रव्यमान हम किस प्रकार से निकालते हैं, उन चीजों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।